आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी में काव्य खंड के छठे नंबर चैप्टर को देखेंगे, जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। और इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बताएंगे, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ताकि इस चैप्टर से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाए तो उसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकें। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको पिछले वीडियो में ही कंप्लीट करा चुके हैं। तो यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीके से नहीं समझे हैं तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप लोग पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज हम लोग इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। यानी कि जो यह वाला चैप्टर है जनतंत्र का जन्म, इसके कवि कौन है, कवि का क्या नाम है, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग नीचे लाइव चैट या फिर कमेंट में इसका उत्तर बताइएगा, ताकि आप लोगों को भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि कितने अच्छे तरीके से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हैं। क्योंकि यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो फिर एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से भी बता सकते हैं। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न का कौन सा जवाब सही होगा आप लोग फटाफट से बताइए। कह रहा है कि जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है। तो इसका सिंपल सा जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि पहला का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। हम आपको रामधारी सिंह दिनकर के जन्म तिथि भी बताए थे और मृत्यु तिथि भी बताए थे। तो बताइए आप लोग कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कहाँ हुआ था तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बेगूसराय सिमरिया में हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ। यह वाला प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2019 में पूछा गया है। बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ। तो बिहार के बेगूसराय में हुआ था, इसलिए तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति किनकी है। तो हम आपको इसी चैप्टर में यह वाला पंक्ति बताए हैं कि सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यानी कि यह पंक्ति किनकी है तो रामधारी सिंह दिनकर की ही है, इसलिए चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि दिनकर की ही है। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्र कवि दिनकर के पिता थे। तो बताइए आप लोग कि राष्ट्र कवि दिनकर के पिता कौन थे। पांचवा नंबर प्रश्न कौन सा जवाब सही होगा। हम इनके पिताजी का नाम और इनके माताजी का नाम हम आपको बताए थे। तो बताइए राष्ट्र कवि दिनकर के पिताजी कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह था, यानी कि पांचवा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जब हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कवि परिचय बता रहे थे, वहां पर हम आपको बताए थे कि यहां से प्रत्येक वर्ष ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक प्रश्न पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। छठा नंबर प्रश्न जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। तो बताइए आप लोग कि छठा का सही जवाब कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब उर्वशी हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बताए थे कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा के सांसद रहे कवि कौन है। यानी कि यहाँ पर जो 4 कवि का नाम दिया गया है, इसमें से कौन ऐसे कवि हैं जो कि राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। तो बताइए सातवां नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सातवां का सही जवाब रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, यानी कि सातवां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आठवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बताइए आप लोग कि किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो आठवां नंबर प्रश्न का कौन सा जवाब सही होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा संस्कृत के 4 अध्याय, यानी कि आठवां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा।
चलिए 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। तो जब हम आपको कविता का सारांश बता रहे थे वहां पर हम आपको बताए थे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है, यानी किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात बोला जा रहा है, तो जनता के लिए, यानी कि 9वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन हैं। तो हम आपको बताए थे कि कवि दिनकर की दृष्टि में आज के जो देवता हैं वह किसान और मजदूर हैं, यानी 10वां का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि जब हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं वहां पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से समझ जाते हैं तो फिर एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से भी दे सकते हैं बड़े आराम से। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे। बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर कवि के साथ साथ क्या थे, उपन्यासकार थे कि आलोचक थे कि गद्यकार थे कि इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको रामधारी सिंह दिनकर के कुछ गद्य का भी नाम बताए थे, यानी कि 11 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि दिनकर जी गद्यकार भी थे। चलिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्र कवि दिनकर की कौन सी कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। बताइए 12 नंबर प्रश्न काफी आसान प्रश्न है। कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। तो उस कविता का क्या नाम है, तो उस कविता का नाम है जनतंत्र का जन्म, जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि 12 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि कह रहा है कि राष्ट्र कवि दिनकर को सम्मानित किया गया था। राष्ट्र कवि दिनकर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 13 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि दिनकर को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और साहित्य अकादमी से भी सम्मानित किया गया है, यानी कि 13 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि उपयुक्त सभी से। चलिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे थे। 14 नंबर प्रश्न जो कि काफी आसान प्रश्न है। तो आप लोग बताइए कि दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे थे। तो 14 का जो सही जवाब होगा वह भागलपुर विश्वविद्यालय होगा, क्योंकि हम आपको बताए थे कि रामधारी सिंह दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर भी रहे थे। चलिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता की है। तो आप लोग अभी तक भर में तो समझ ही गए होंगे कि यह जो पंक्ति है वह इसी कविता की है, यानी कि जनतंत्र के जन्म कविता की है। 15 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। नेता हैं कि जनता हैं कि अधिकारी हैं कि मंत्री हैं। तो कभी नेता को मिट्टी की अबोध मूर्त नहीं कहा जाता है, कभी अधिकारी को अबोध मूर्त नहीं कहा जाता है, न ही मंत्री को अबोध मूर्त कहा जाता है, बल्कि इस चैप्टर में जनता को ही अबोध मूर्त कहा गया है, यानी कि 16 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि दिनकर किसके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं। बताइए आप लोग 17 नंबर प्रश्न कौन सा जवाब सही होगा। तो इसका जवाब भी काफी सिंपल है कि कवि जो रामधारी सिंह दिनकर हैं वह जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं, क्योंकि हम आपको कविता के सारांश में बताए थे कि अब किसका राज्याभिषेक होगा, तो जनता का राज्याभिषेक होगा, यानी कि अब जो मुकुट है वह राजा के सर पर नहीं बल्कि प्रजा के सर पर शोभेगा, जनता के सर पर शोभेगा, यानी कि 17 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि के अनुसार किससे महलों की नींव उखड़ जाती है। किससे महलों की नींव उखड़ जाती है। तो हम आपको बताए थे कि अब ऐसा समय आ गया है कि अब हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, यानी कि जब जनता क्रोधित होती है तो सत्ता की बात कौन करे, सिंहासन की बात कौन करे, धरती तक कांप जाती है, यानी कि महलों की नींव उखड़ जाती है। तो किस चीज से, तो हुंकारों से। 18 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 19वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। यहाँ पर 4 रचना का नाम दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है। उर्वशी की संस्कृत के 4 अध्याय की, रश्मि रथी की ग्राम्या। 19वां नंबर प्रश्न कौन सा जवाब सही होगा। तो इसका सही जवाब ग्राम्या हो जाएगा, क्योंकि उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, रश्मि रथी भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है और संस्कृत के 4 अध्याय भी उन्हीं का है, लेकिन जो ग्राम्या है वह रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ नहीं है। चलिए 20वां नंबर प्रश्न है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है। तो आप लोग जानते हैं कि यह जो पंक्ति है यह भी जनतंत्र
जनतंत्र का जन्म कविता की ही है, यानी कि 20 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21वां नंबर प्रश्न है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला। 21 नंबर प्रश्न, इसका सही जवाब कौन सा होगा। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला, तो उर्वशी पर मिला था। 21 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 22वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय घोष हैं। बताइए कि आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय घोष कौन सा कविता है, तो जनतंत्र का जन्म है। 22 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 23वां नंबर प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर हाई स्कूल की शिक्षा किस स्कूल से प्राप्त की थी। 23वां नंबर प्रश्न, कौन सा जवाब सही होगा। रामधारी सिंह दिनकर हाई स्कूल की शिक्षा किस स्कूल से प्राप्त की थी, तो 23 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल, यानी कि 23 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय किनकी रचना है। तो अभी तक भर में तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो संस्कृत का 4 अध्याय है वह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी कि 24 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 25वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि भारत की जनता की तुलना किससे करते हैं, तो 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 25 का सही जवाब हो जाएगा फूलों से, यानी कि जनतंत्र का जन्म कविता में जो कवि हैं वह भारत की जनता की तुलना किससे करते हैं, तो फूलों से करते हैं, यानी कि 25 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे। कवि के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे, तो आज के देवता खेतों में और खलिहानों में मिलेंगे, यानी कि 26 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए उसी प्रकार से 27वां नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार सोने का ताज पहनकर कौन इठला रहा है। तो हम आपको बताए थे कि सोने का ताज पहन करके कौन इठला रहा है, तो हम आपको बताए थे कि मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यानी कि सोने का ताज पहन करके कौन इठला रहा है, तो देश की मिट्टी, यानी कि 27 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 28वां नंबर प्रश्न है कि राष्ट्र कवि दिनकर जयंती कब मनाई जाती है। बताना है कि किस तिथि को दिनकर जयंती मनाई जाती है। 28वां नंबर प्रश्न, कौन सा जवाब सही होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा 23 सितंबर। आप लोग ध्यान रखिएगा 28 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि 23 सितंबर को दिनकर जयंती मनाई जाती है। चलिए 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। किस बात के कवि हैं, प्रयोगवाद के कि प्रगतिवाद के कि उत्तर छायावाद के, तो यह वाला प्रश्न भी हम आपको बताए थे कवि परिचय में कि रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वह उत्तर छायावाद के एक प्रमुख कवि हैं। 29 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 30वां नंबर प्रश्न जो कि सबसे अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। तो जाहिर सी बात है कि बेगूसराय के रहने वाले थे, और बेगूसराय में सिमरिया गांव के, और बेगूसराय कौन से राज्य में पड़ता है, तो बिहार राज्य में पड़ता है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर बिहार राज्य के ही रहने वाले थे। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में हम आपको 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि इस चैप्टर से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा तो इसी 30 प्रश्न में से कोई प्रश्न पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और जो स्टूडेंट अभी तक पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो वे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यदि पिछला क्लास देख लेंगे तो फिर अलग से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग को ऑटोमेटिक पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएगा, आप लोग आसानी से एक एक प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत ज्यादा हेल्प मिला होगा इस वीडियो से। तो यदि आपको इस वीडियो से हेल्प मिला हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।